कल्पना कीजिए, पूर्णिमा की एक स्याह रात, दिल्ली का वो सुनसान हाईवे जहां हवा को चीरती हुई एक पीली टैक्सी भागी जा रही है। ऊपर घने काले बादलों ने चांद को जैसे निगल लिया हो, और नीचे सड़क पर सिर्फ उस टैक्सी की हेडलाइट्स हैं जो अंधेरे में एक सुरंग सी बनाती चली जा रही हैं। उसे छलावा ट्रेन ले जाती है और उसमें कोई जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ मुर्दे लाशें होती हैं। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी मायरा की आवाज़ डर से कांप रही थी, और यही वो खौफनाक कहानी थी जिसकी वजह से ये लोग आधी रात से पहले स्टेशन पहुंचना चाहते थे। एक ऐसी कहानी जो बहुत जल्द उनकी हकीकत बनने वाली थी। सोचिए, टैक्सी 160 की रफ्तार पर है, बंदूक से निकली गोली की तरह। अंदर मायरा की सांसें तेज चल रही हैं, उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उसके दोस्त विहान और अखिल, वो बस इस जल्दबाजी पर हंस रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि ये दौड़ सिर्फ एक ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए थी। और फिर मायरा अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ भागी, लेकिन ठीक तभी उसकी घड़ी में 12 बजने का अलार्म बज उठा। टिक टिक टिक। देर हो चुकी थी, बहुत देर। उसने अपना माथा पीट लिया, श्राप का वक्त शुरू हो चुका था। मायरा का ये डर देखकर अखिल और विहान जोर जोर से हंसने लगे। विहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मायरा, सीरियसली तुम जेंजी होकर भी इन भूतों की कहानियों पर यकीन करती हो? उन्हें क्या मालूम था कि उनका यही घमंड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाला था। तो अब वो चंदनगढ़ स्टेशन के अंदर थे, और यहाँ का नज़ारा सच में रूह कपा देने वाला था। दोनों प्लेटफॉर्म्स एकदम सुनसान, पटरियों पर एक अजीब सा घना सफ़ेद कोहरा जमा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जिंदा चीज़ हो जो धीरे धीरे रेंग रही हो। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी, और दूर से कुत्तों के रोने की वो मातम भरी आवाज़ जो किसी अनहोनी का साफ इशारा दे रही थी। और ठीक तभी कोहरे में से उनके सामने एक बहुत ही अजीब सा भिखारी आया। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, शरीर पर सिर्फ एक धोती और गले में लटका हुआ था एक चमचमाता हुआ एप्पल आईफोन। सच में किसी आईटी बाबा जैसा दिख रहा था। सोचिए, इस भूतिया माहौल में टेक्नोलॉजी का ये निशान कितना अजीब, कितना परेशान करने वाला रहा होगा। अखिल खुद को रोक नहीं पाया, उसने ताना मारते हुए पूछ ही लिया। सोचिए, एक तरफ ये पुरानी अंधविश्वास की बातें और दूसरी तरफ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये टकराव इतना अजीब था कि हंसी आ जाए अगर माहौल इतना डरावना ना होता। बाबा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, धंधा छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है, चलो अब पैसे निकालो। और अचानक उस घने कोहरे को चीरती हुई 2 पीली रोशनियां सामने आईं, और फिर एक कान फाड़ देने वाला हॉर्न खामोशी को चीर गया। एक ट्रेन आ रही थी, पर ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसकी आवाज में एक मातम था, एक दर्द छुपा था। धीरे धीरे ट्रेन का वो पुराना लकड़ी का डिब्बा उनके ठीक सामने आके रुका। इंजन पे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर पेंट किया हुआ था, 13। दरवाजे जंग लगे कब्जों की चरमराहट के साथ अंदर की तरफ खुले, और अंदर सिर्फ मौत जैसा घना अंधेरा था। उसी अंधेरे में से अचानक एक चेहरा उभरा, बर्फ जैसा सफेद, सिर पर एक काली टोपी, मोम की तरह पिघलता हुआ चेहरा और आंखें किसी शिकारी जैसी। ये था कंडक्टर आंडूनाथ। उसने अपनी जबान होठों पर फेरते हुए घिनौनी नजरों से मायरा की तरफ देखा और कहा, ट्रेन नंबर 13 में स्वागत है लड़कों और लड़कियों। दूर से वो आईआईटी बाबा चिल्लाते हुए दौड़े, रुको बच्चों, अरे उतरो उस ट्रेन से। लेकिन उनके पहुंचने से ठीक पहले दरवाजे एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी थी। अब वो लोग एक चलती फिरती कब्र में कैद हो चुके थे। डिब्बे के अंदर का माहौल सच में दम घोटने वाला था। हर सीट पर लोग तो बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, और आंखें बस एकटक सामने देख रही थी। और तभी मायरा को एहसास हुआ कि उनमें से कोई सांस नहीं ले रहा था। इन मुर्दा यात्रियों की खामोशी से परेशान होकर विहान ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि किसी को छू कर देखते हैं, शायद कोई जवाब मिले। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विहान एक महिला के पास गया,
एक्सक्यूज मी, उसने कहते हुए धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वो तो बस इतना पूछना चाहता था कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, लेकिन उस एक मामूली से स्पर्श ने जैसे नर्क के दरवाजे ही खोल दिए। तभी एक तेज बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई और बस एक पल में विहान का पूरा शरीर काला पड़ गया। उसके बाल सीधे खड़े हो गए और इससे पहले कि मायरा और अखिल कुछ समझ पाते, विहान का शरीर काले कोयले में बदल चुका था और जमीन पर बस राख का एक ढेर बनकर बिखर गया। कट गया, पहला टिकट कट गया। अचानक हवा में से कंडक्टर आंडूनाथ का बदला हुआ चेहरा सामने आया। उसकी आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो एक शैतानी हंसी हंसा और फिर वैसे ही हवा में गायब हो गया। अब तक जो भूतों का डर था वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक टॉर्चर में बदल गया। विहान की मौत ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई मजाक नहीं है। अब बचे थे सिर्फ 2 दोस्त और उनके सामने था एक नामुमकिन चुनाव, जहां बचने की कीमत किसी अपने की ही जान थी। अखिल ने घबराकर मायरा से पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? और तब मायरा ने अपनी दादी से सुनी हुई एक बात बताई, एक भयानक उपाय। इस ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकने का एक ही तरीका है। इसकी लकड़ी पर किसी जिंदा इंसान का खून बहाना होगा, मतलब एक बलि देनी होगी। और बस ये सुनना था कि अखिल की आंखों में जैसे हैवानियत उतर आई। खुद को बचाने की चाहत ने उसे जानवर बना दिया। उसने अपने ही दोस्त को मारने का फैसला कर लिया। एक ही झटके में उसने सीट से लकड़ी का एक तख्ता तोड़ा और मायरा पर हमला कर दिया। खून की धारा बह निकली और मायरा बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही मायरा का खून लकड़ी पर गिरा, ट्रेन एक चीख के साथ रुक गई। सारे दरवाजे खुल गए। अखिल पागलों की तरह चिल्लाया, मैं बच गया, हाँ मैं बच गया। वो दरवाजे की तरफ भागा, आजादी की तरफ। लेकिन उसकी ये जीत बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि जैसे ही अखिल दरवाजे से कूदने वाला था, ट्रेन फिर चल पड़ी। वो हैरान रह गया और तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पलटा तो उसके सामने खून से लथपथ मायरा खड़ी थी। उसके हाथ में वही लकड़ी का तख्ता था और आंखों में बर्फ जैसा ठंडा गुस्सा। मरने का वक्त मेरा नहीं तुम्हारा है, मायरा ने कहा, और फिर उसने अपना क्रूर बदला ले लिया। जैसे ही अखिल की बलि पूरी हुई, ट्रेन एक बार फिर रुकी। सामने दिल्ली स्टेशन का बोर्ड था। मायरा एक टूटे हुए दिल के साथ निराश कदमों से ट्रेन से उतरी। उसे लगा सब खत्म हो गया, वो बच गई। वो स्टेशन की बेंच पर बेजान सी बैठी ही थी कि तभी ट्रेन का हॉर्न एक बार फिर बजा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। नहीं, उसने जो सोचा था वो अंत नहीं था। छलावा का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। और जब मायरा ने पलटकर ट्रेन की तरफ देखा तो दरवाजे पर विहान और अखिल के भूतिया साए खड़े थे। वो दोनों उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। और फिर ट्रेन नंबर 13 हमेशा के लिए उस घने कोहरे में गायब हो गई, अपने साथ मायरा के दोस्तों को और शायद उसकी आत्मा का भी एक हिस्सा लेकर।